श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। कुमार सत्येंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह चर्चा का विषय है जुडिशियरी का नकारापन और विपक्ष की बेहूदगी। ये दो बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूँगा। जहाँ तक जुडिशियरी का नकारापन का सवाल है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि अब कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, उसकी अप्रासंगिकता साबित हो गई है। जब संविधान में व्यवस्था की गई है कि अगर नया लिस्ट टिल द स्टार्ट ऑफ द इलेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, तो जो वोटर लिस्ट है कि न्यू वोटर लिस्ट इज नॉट कंप्लीटेड टिल द स्टार्ट ऑफ द इलेक्शन, करंट इलेक्शन, द ओल्ड वोटर लिस्ट विल बी इफेक्टिव। इसमें क्या दिक्कत है? अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है तो उसका कर्तव्य क्या है? यही तो है कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अनुरूप ही सरकार को भी चलना है, और सरकार के जितने आनुषंगिक इकाइयां हैं या जो भी ईडी, सीबीआई, कैग है, वो जो भी जितने भी हैं सबको संविधान के अनुरूप ही चलना है। इसकी गारंटी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को देखना है या गारंटी देना है कि संविधान के अनुसार सरकार चल रही है कि नहीं, संविधान के अनुसार उसकी जो आनुषंगिक इकाइयां हैं वो सब चल रही हैं कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इसी जगह गलती कर दिया। गलती क्या हुई उससे कि बिल्कुल वो इनफिजिबल काम शुरू कर दिया। 10 से 15 दिन में ये सवाल ही नहीं है कि कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल 10 से 15 दिन में 27 लाख लोगों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी कर दे। संभव ही नहीं है, बिल्कुल इनफिजिबल नहीं है। इस तरह का ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अनुभव की कमी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी लाचार था, ऐसा भी नहीं था। जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाने की क्या जरूरत थी? अगर मान लीजिए पुराना लिस्ट से ही इलेक्शन होता, उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा तो होता नहीं कि जो लोग मर गए और जाके वोट दे देते, ऐसा नहीं होता है। वोटिंग के समय इतनी छानबीन की जाती है कि कोई भी मरे हुए आदमी के नाम पर दूसरा आदमी वोट नहीं दे सकता। चूंकि आप वो जो अंगूठे में जो ये चिन्ह लगाया जाता है या फिर जो ये है वोटर लिस्ट है या वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सब देख कर वोटिंग की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी मर गया है उसके नाम पर कोई दूसरा आदमी जाकर वोट कैसे दे देगा। वो 2-3 बातें हैं कि वहाँ ये कराया जाता है, सिग्नेचर कराया जाता है, जो वोटर होता है उससे सिग्नेचर किया जाता है या उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है अगर वो सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो। और उस जगह ये होते रहता है, वीडियोग्राफी होते रहती है, कैमरे लगे रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी 2 बार भी जाके वोट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी तरह की वहाँ छानबीन की जाती। तो इसमें क्या दिक्कत है? पुराने लिस्ट से वोटिंग हो जाता और जो मरे हुए लोग हैं उनका खाली रह जाता। जो मर गए हैं, ऐसा होता है कि जो जिंदा भी है उसका भी वोट नहीं पड़ता है।
बाहर में काम करता रहता है, वो 10,000 5,000 भाड़ा लगा कर वोट देने तो नहीं आ सकता है। मजदूर बेचारा दिल्ली में बॉम्बे में काम कर रहा है, तो वो कैसे आके वोट देने के लिए 10,000 एक महीने की उस सैलरी ही को बलि चढ़ा दे एक वोट देने के लिए। इसलिए बहुत लोग नहीं आते हैं, वोट नहीं डलता है। यही कारण तो है कि कहीं 50%, 55%, 60% वोट होता है। ये तो अलग बात है कि इधर असम में या तमिलनाडु में या बंगाल में वोटों जो वोट पड़े उनकी संख्या काफ़ी रही, प्रतिशत कह लीजिए, परसेंटेज काफ़ी रही। तो मैं ये कहता हूँ कि एक गलती तो ये करी सुप्रीम कोर्ट ने कि पुराने लिस्ट से वोटिंग करवाने के लिए, पोलिंग करवाने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए चुनाव आयोग पर को निर्देश नहीं दिया। एक गलती जो संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी गलती कि कम समय में ही जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाना और 27 लाख लोगों के दस्तावेजों की छानबीन करवाना, ये सब स्क्रूटनी करवाना, ये भी संभव नहीं था। और तीसरी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की वो यह की कि राज्य सरकार के तमाम पुलिस वाले, तमाम कर्मचारी को चुनाव से बाहर रखने का जो फैसला था अमित शाह का, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कड़ा एतराज जताना चाहिए था। यह है कि चुनाव आयोग का ये प्रेरोगेटिव है कि वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों से करावे चाहे राज्य सरकार के कर्मचारियों से करावे, लेकिन उस जगह चुनाव आयोग का जो इंटेंशन था उसको सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर नजरअंदाज किया। ऐसा नहीं कि उसका इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट भांप नहीं रहा था, बिल्कुल भांप रहा था, फिर भी उसने नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट की 3 गलतियां ऐसी थी कि जुडिशियरी के ऊपर से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। आम आदमी का बिल्कुल 100% विश्वास उठ गया। ऐसा नहीं होता है कि जो चुनाव आयोग चाहे, जो सरकार चाहे, अरे गजब हाल है, इस तरह तो फिर कहाँ आदमी जाएगा। अगर जुडिशियरी भी सरकार के हाँ में हाँ मिलाती रहे, पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि जो बहुमत दल होता है उसी की दादागिरी विधायिका में भी रहती है, उसी की दादागिरी कार्यपालिका में भी रहती है, जिसको हम मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल कहते हैं। और अगर जुडिशियरी में भी उसी की दादागिरी रहेगी तब फिर आम आदमी जाएगा कहाँ? फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? तो अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये कहने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि अगर नहीं हुआ रिवीजन जो होता है वो पूरा करेक्शन जो वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग करना चाहता था वो पूरा नहीं हुआ, तो पुराने लिस्ट से, वोटर लिस्ट से कराओ इलेक्शन। इस पर बिल्कुल ही कड़ा रुख अपनाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, जो उसने नहीं अपनाया। अब मैं इसी से संबंधित 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ। अगर एक पुलिस अधिकारी जाकर वहाँ एक उम्मीदवार के यहाँ घर पर जाकर डरा रहा है, कह रहा है कि रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्या एनकाउंटर करना चाहते हो, तो एक कोई भी विधायक या एमपी मान लीजिए दादागिरी भी करेगा तो कितने वोटों का करेगा? वो 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 लोगों को रोक सकता है वोट देने से। लेकिन जिसने 27 लाख लोगों को रोक दिया वोट देने से, उसका एनकाउंटर कब करोगे? बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो तो 1000-2000 वोटरों को
रोकने वाले को तो गए हो डराने कि हम एनकाउंटर कर देंगे तुम्हारा अगर बदमाशी करी। लेकिन जो 27 लाख वोटरों को वोट देने से जो वंचित कर दिया, कितना बड़ा क्रिमिनल वो है, उसका एनकाउंटर कब करोगे? बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो तो उसका एनकाउंटर तो पहले करना चाहिए जिसने रोका। अब तुम देखो कि किसने रोका 27 लाख लोगों को, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसका एनकाउंटर करो, तब देखेंगे कितना बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तुम हो। अब आते हैं दूसरा बिंदु जो है वो जो विपक्ष की जो बेहूदगी है, विपक्ष की बेहूदगी है। वो बेहूदगी क्या है उसे मैं बताना चाहता हूं। विपक्ष ये जान रहा है कि आज दो ही विचारधारा है देश में। एक है जो संविधान की अवहेलना करता है, संविधान को नहीं मानता है, संविधान को जलाना चाहता है, संविधान को उलटना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है। और दूसरी विचारधारा है जो संविधान को बचाना चाहता है, जो संविधान से देश चलाना चाहता है, देश में सब काम हो संविधान के अनुसार हो, संविधान की अवहेलना करके नहीं हो। यही दो विचारधारा है। तो तमाम पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए, दो ही खेमे में बट जाना चाहिए। एक संविधान बचाने वालों का खेमा होना चाहिए और एक संविधान जलाने वालों का खेमा होना चाहिए। संविधान जलाने का मतलब हुआ उसकी अवहेलना करना, संविधान को दत्ता बताना, संविधान को नहीं मानना, यही हुआ संविधान जलाना। तो एक संविधान बचाने वाले हैं और दूसरे संविधान जलाने वाले हैं। तो तमाम पूरे हिंदुस्तान की आवाम को दोनों खेमे में बंटना चाहिए। कौन संविधान को मानना चाहता है कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक एक आदमी का जो वोटिंग राइट है, जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के अवाम को, उसकी रक्षा कैसे की जाए। क्योंकि कोई भी पार्टी जो भी सत्ता, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, कोई भी पार्टी हो जो संविधान की अवहेलना करता है, कोई भी पार्टी जो संविधान की अवहेलना करती है, वो पार्टी संविधान जलाना चाहती है, संविधान को धत्ता बता रही है, संविधान को नहीं मान रही है। चाहे वो राज्य की कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या केंद्र की कोई पार्टी हो। लेकिन आज यही है, दो खेमे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और इसमें क्या है, आज अगर विजय को रोक रहा है राज्यपाल सरकार बनाने से, अड़ंगा लगा रहा है, तो क्या कर रहा है? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर बहुमत नहीं हो तो सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया जाए। इस संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसी का फायदा उठा रहा है। चूंकि ऐसी परंपराएं रही हैं। वो बीपी सिंह जब बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। सबसे पहले ऑफर राजीव गांधी को मिला सरकार बनाने के लिए, लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पार्टी तो बड़ी है, लेकिन अगर बहुमत हमारा नहीं है तो फिर सरकार गिर जाएगी किसी के समर्थन से ही। और फिर अगर राष्ट्रपति अगर हमको शक्ति परीक्षा का समय देगा तो हम फ्लोर टेस्ट कैसे कर पाएंगे, फ्लोर टेस्ट को हम फेस कैसे कर पाएंगे। ऐसी चूंकि पहले ही घटना घट चुकी थी जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने
कांग्रेस के सपोर्ट से। और फिर जब शक्ति परीक्षा की बात हुई तो कांग्रेस ने अपना समर्थन खींच लिया, तो फ्लोर टेस्ट में गए ही नहीं चरण सिंह। 20 दिन के प्रधानमंत्री चरण सिंह कभी संसद नहीं गए। 20 दिन प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ये सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का दरवाजा नहीं देखा, संसद गए ही नहीं। क्योंकि पहले ही श्रीमती गांधी वो समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति को दे चुकी थी। आइए, जैसे ही जानकारी मिली चौधरी चरण सिंह को, तो फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं गए संसद में। समझ गए कि तो अब क्या जाए, जिसके समर्थन से हम सरकार में आए थे और वही समर्थन खींच लिया, तो अब जाने की क्या जरूरत है। तो इस बात को जान रहे थे राजीव गांधी। किसी के समर्थन से सरकार बनाएंगे तो सरकार कितने दिन चलेगी? एक तो उसके दबाव में काम करना पड़ेगा, और सरकार कितने दिन चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो राजीव गांधी ने अस्वीकार कर दिया सरकार बनाने से कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब जाके बीपी सिंह को मौका दिया गया, जो भाजपा के समर्थन से सरकार चला रहे थे। और जब अरेस्ट किया गया आडवाणी को, तो बीपी सिंह की सरकार गिर गई। लालू यादव ने अरेस्ट किया आडवाणी को बिहार में, और बीपी सिंह की सरकार गिर गई, क्योंकि भाजपा के समर्थन से ही वो सरकार चल रही थी। तो ऐसे होते रहता है। लेकिन ये परंपरा तो है ना कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। उसका ये दायित्व बनता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे और उसे फिर फ्लोर टेस्ट के लिए समय दे। यही परंपरा चल रही है। लेकिन राज्यपाल ने इसकी अवहेलना की है। इस परंपरा की अवहेलना सरकार ने की है। जैसे बंगाल में संविधान की अवहेलना अमित शाह मोदी ने किया, और चुनाव आयोग तो कुछ अब है नहीं, वो तो मोदी शाह का वो ये है, इकाई है। अब चुनाव आयोग तो रहा नहीं, चुनाव आयोग खत्म हो गया। चुनाव आयोग कहना भी बेकार है, वो मोदी आयोग कहे या अमित शाह आयोग कहे तो ज्यादा प्रासंगिक लगेगा। चुनाव आयोग तो अब रहा नहीं। तो जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों का या संवैधानिक नियमों की अवहेलना मोदी और अमित शाह ने की बंगाल में, उसी तरह चलती आ रही परंपरा की अवहेलना तमिलनाडु का गवर्नर कर रहा है, जो बिल्कुल ही वो कहिए कि शरारत है, बिल्कुल ही शरारत है और कुछ नहीं है। अगर ये होते आया है, भाजपा भी ऐसे सरकार बनाई है कई राज्यों में, तो वह गवर्नर कैसे उसको आमंत्रित करता था? तुम कह रहे हो कि नहीं, पहले यहाँ दिखा दीजिए बहुमत, तब हम। और अब इसमें मैं चर्चा कर रहा था विपक्ष की बेहूदगी की चर्चा में इसलिए कहा कि अभी स्टालिन को क्या लगा हुआ है। अगर आप ये हो संविधान बचाने वाला हो, अभी मैंने कहा कि संविधान बचाने वालों का खेमा और संविधान जलाने वालों का खेमा, किस में शामिल होना चाहते हो? संविधान बचाने वाला खेमा अम्बेडकरवादी है, और अम्बेडकर का जो ये है विरोध करता है, अम्बेडकर का जो एंटी अम्बेडकर है, वो ये करता है, संविधान जलाने की बात करता है, संविधान बदलने की, उलटने की
उसे धत्ता बताने की, उसकी अवहेलना करने की बात करता है। तो स्टालिन को समझ लेना चाहिए कि तुम किस तरफ हो। संविधान जलाना चाहते हो कि संविधान बचाना चाहते हो? अगर संविधान बचाना चाहते हो तो तुम्हें विजय का समर्थन करना चाहिए। सरकार में मत आओ, कोई जरूरत नहीं, बाहर से समर्थन करो कि हाँ हम हैं, विजय के साथ हम हैं। ठीक है, वो होते रहता है, कौन बड़ी बात है। चुनाव पीडीपी के साथ अमित शाह कश्मीर में सरकार बना लिया था, इससे भी सीख नहीं मिल रही है। इतना बेहुदा विपक्ष है, इतना बेहुदा विपक्ष है जिसका माने जिसकी कोई सीमा नहीं है। सब तुम्हारा कुनबा भी खत्म हो जाएगा। जैसे अकाली दल का हुआ, जैसे इनेलो हरियाणा में वो जो देवीलाल चौटाला की जो पार्टियां थी, उनका जो हाल हुआ, जो हश्र हुआ, उद्धव ठाकरे का जो हश्र हुआ, पीडीपी का जो हश्र हुआ, यही हश्र तुम्हारा भी होगा। ये मत समझो कि तुम बच जाओ। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई दो ही खेमा तो है, एक संविधान बचाने वालों का और संविधान जलाने वालों का। तुम किस खेमा में जाना चाहते हो? सिर्फ क्षुद्र स्वार्थों के लिए ये जो विपक्षी दल हैं, सिर्फ मोदी और शाह का ही दोष नहीं है। तुम मौका क्यों देते हो? अगर अपराधी को अपराध करने का मौका दोगे तो करेगा, तो अपराधी है, अपराध तो करेगा। फिर मौका क्यों देते हो? तो ये जो बेहुदा विपक्ष है, उसकी जो बेहूदगी है, उस पर विराम लगना चाहिए। और नहीं तो जो होगा होगा। तुम लोगों के साथ जनता भी भुगतती है। तुम लोगों के साथ जिस तरह का रवैया है विपक्ष का, सिर्फ बस अपने कुनबा बचाने में और क्षुद्र स्वार्थों की खातिर, क्षुद्र स्वार्थों की खातिर देश के हितों की परवाह न करना, ये कहाँ का ये है लोकतंत्र है? ये कहाँ का लोकतांत्रिक मूल्य है? कहाँ का ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है कि क्षुद्र स्वार्थों के चलते, क्षुद्र लालच में पड़कर बेहुदगी करना, बेहुदापन करना? ठीक है,